हमास के खात्मे का आखिरी प्लान अब नेतन्याहू की सत्ता पर ही भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच हमास ने ये ऐलान कर दिया है कि अगर जल्द सीज फायर की स्थिति नहीं हुई तो 101 बंधक जो इस वक्त हमास के हाथों हैं उन्हें भी ताबूत में सुला दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और हमास की तरफ से इस ऐलान के बाद एक बार फिर से इजराइल में हड़कंप मचा हुआ है। इससे ठीक पहले हमने देखा कि किस तरह से 6 बंधकों की लाशें दरअसल इजराइल की सेना को मिली और उसके बाद पूरी तरह से इजराइल की जनता सड़कों पर आकर नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग करने लगी। हालात को खराब होते देख मौके का फायदा उठाने से हमास भी नहीं चूक रहा और एक एक कर वे उन बंधकों के वीडियो को जारी कर रहा है जिन्हें मौत के घाट उतारा जा चुका है और जिनकी लाशें मिलने के बाद इजराइल इस वक्त पूरी तरह से हम देखें तो दरअसल उबलता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों का गुस्सा किसी भी वक्त इजराइल की सरकार पर भारी पड़ सकता है। जिस कदर लोगों का हुजूम सड़कों पर लगातार उतरा है, सोशल मीडिया में लगातार नेतन्याहू की सरकार को उन्हीं की जनता कोसती हुई नजर आ रही है। लंबे समय से हम देख रहे हैं कि सीज फायर को लेकर निगोशिएशन चल रहे हैं। इस निगोशिएशन में अमेरिका खुद बड़ा हिस्सेदार है, साथ ही कतर और मिस्र की सरकार है। कई बैठकों के होने के बाद भी सीज फायर के हालात नहीं पैदा हो रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के साथ इजराइल के तनाव के बीच भी हिजबुल्लाह का यही क्लॉज है कि हमास के साथ अगर सीज फायर होता है तभी जाकर हिजबुल्लाह भी अपने हमले रोकेगा। इस बीच हमास की शर्त सीधे तौर पर इजराइल के सामने है कि ये टेम्प्रोरी सीज फायर नहीं होगा बल्कि परमानेंट सीज फायर होगा। उसके बाद ही 101 बंधक जो बचे हुए हैं वो इजराइल को सुपुर्द किए जाएंगे, वरना इन्हें सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। और ये इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती इजराइल के सामने है, क्योंकि इजराइल के लिए अपने एक एक नागरिक के जान की कीमत दरअसल इजराइल के जनता के सामने भारी पड़ती है। दूसरी तरफ देखें तो पिछले 11 महीने से जो जंग जारी है, इस बीच तकरीबन 1200 से ज़्यादा इजराइल के लोग मारे जा चुके हैं और तकरीबन 40,000 से ज़्यादा हम देखें तो गजा में लोग मारे जा चुके हैं। और इस तरह से हम देखें तो एक बड़े नरसंहार के तौर पर इस जंग को देखा जा सकता है, लेकिन ये अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा। जो शर्त इजराइल की तरफ से युद्ध विराम के लिए हमास के सामने रखा गया है वो भी कम पेचीदा नहीं, क्योंकि इजराइल का कहना है कि वो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर को नहीं छोड़ेगा, वहां से अपनी सेना को नहीं हटाएगा। वहां पर हमास के लिए जो इजिप्ट से लाइफलाइन 14 किलोमीटर के इलाके में मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है, वो अब दोबारा बहाल इजराइल नहीं करने देगा, क्योंकि ऐसा अगर उसने करने दिया तो हमास फिर से जिंदा होगा। क्योंकि आइडियोलॉजी बम से नहीं मरती, आइडियोलॉजी मिसाइलों से नहीं मरती, आइडियोलॉजी बारूद से नहीं उड़ती, बल्कि आइडियोलॉजी तो राख के एक छोटे से चिंगारी में भी दबी रहती है और मौका मिलते ही वो पूरी तरह से एक दवानल को क्रिएट कर लेती है। इजराइल ये जानता है और इजराइल इसीलिए लगातार ये कह रहा है कि वो हमास के संपूर्ण खात्मे तक युद्ध विराम की स्थिति परमानेंट नहीं करेगा। टेम्प्रोरी युद्ध विराम हो सकता है, ट्रूस हो सकता है, उसके बंधक जो हैं छोड़े जाएं, तो दरअसल इस वक्त की जो मानवीय स्थिति और जो चैलेंज इस वक्त हमास के और गजा के सामने है उससे निपटने के लिए थोड़ी मोहलत मिल जाएगी। लेकिन हमास इस शर्त को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं और उसका साफ तौर पर कहना है कि जब तक पूर्ण युद्ध विराम की स्थिति नहीं पैदा होगी, जब तक फिलाडेल्फिया कॉरिडोर को इजराइल की सेना खाली नहीं करेगी, तब तक वो उसके बंधक नहीं छोड़ने वाले। इस बीच हमने देखा कि किस तरह से इजराइल की सेना ने अपने ऑपरेशंस के दौरान रफा सहित अन्य इलाकों में दरअसल कुछ बंदूकों को निकालने की कोशिश की और उसके बाद हमास ने 6 बंदूकों को मारकर ये दिखा दिया कि इजराइल के बंधक उसके फिदाइन जो हैं, उसके जो एक तरह से लड़ाके हैं उनके गन पॉइंट्स पर हैं। इसलिए आईडीएफ ज़्यादा होशियारी ना करे, इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और उसकी बड़ी कीमत साफ तौर पर इजराइल की सड़कों पर दिखाई भी दे रही है, जहां पर इजराइल में इस वक्त बवाल मचा हुआ है। इसका दूसरा पहलू देखिए कि ये युद्ध विराम हो, इसके लिए बैठकों का दौर लगातार चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल की जो स्ट्रेटजी है, हमास की जो रणनीति है, उसके मद्देनज़र कहीं भी दूर दूर तक युद्ध विराम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। दरअसल इस युद्ध से अमेरिका भी खुद को किनारा करना चाहता है, क्योंकि वहाँ चुनाव होने वाले हैं। एक बड़ा मुद्दा ये हो चुका है और हम जानते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच का तनाव अभी खत्म नहीं हुआ। ईरान ने साफ तौर पे कह रखा है कि वो दरअसल इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेगा। इस बदले की तारीख भले ही टलती जा रही है, लेकिन कभी भी ईरान भी हमला कर सकता है। इस बीच ईरान का जो सबसे कद्दावर हम देखें प्रॉक्सी है हिजबुल्लाह, जो कि इजराइल के बॉर्डर पर है लेबनान में, उसने जिस तरह से इजराइल के नाक को दम कर रखा है, उसके हमले और इजराइल की तरफ से पलटवार से लेबनान बॉर्डर पूरी तरह से युद्ध के आगोश में अभी भी है। लेकिन इस बीच हमास ने जो कदम उठाए, जिस तरह से उसने इजराइल के 6 बंधकों को मारा, उससे तनाव
की जो पूरी पृष्ठभूमि है वो फिर से पलटकर इस वक्त नेतन्याहू के सामने ही आ खड़ी हुई है और नेतन्याहू के सोचने पर इजराइल की जनता मजबूर कर रही है कि युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इस प्राथमिकता से अगर सरकार डोलती है तो इस वक्त नेतन्याहू की सत्ता भी डोल जाएगी। और अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इसके बाद नेतन्याहू का अगला प्लान क्या होगा, क्योंकि यह एक तरफ 101 इजराइल के जो नागरिक हैं, जो हमास के हाथों बंधक हैं, उनकी जान खतरे में है और इस बात का ऐलान हमास खुद ही कर चुका है, उसके सैन्य ब्रिगेड ने कर चुका है कि अब गन पॉइंट पर हैं। उसने स्ट्रेटजी चेंज करते हुए जिन लोगों के हवाले, जिन लड़ाकों के हवाले, जिन मुजाहिदीनों के हवाले ये 101 बंधक हैं, उन्हें निर्देश दे दिया गया है कि अगर सेना उनकी तरफ बढ़ती है तो इन्हें ताबूत में सुला दिया जाए। लिहाजा उनके ऊपर इस वक्त खतरे का बादल मंडरा रहा है और ऐसे में नेतन्याहू के लिए हर एक इजराइल के लोगों के जान की कीमत उनकी सत्ता पर भारी पड़ने वाली है। लिहाजा अब नेतन्याहू क्या करेंगे ये देखना हम कहें तो इस पूरी रणभूमि में बेहद दिलचस्प होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए तो जो प्रेशर टैक्टिक्स है वो सीधे तौर पर नेतन्याहू के ऊपर है। तो ये देखा गया है कि जब जब नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर टैक्टिक्स आया है तब नेतन्याहू ने इस वॉर को और ज़्यादा एस्केलेट कर दिया है। इसलिए रणनीतिकार इस बात का भी अंदेशा लगा रहे हैं कि हो सकता है कि हिजबुल्लाह के साथ एक नए वॉर को एस्केलेट करने की कोशिश जो है वो नेतन्याहू अपनी सेना के जरिए कर सकते हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि सीरिया में जो कई ठिकाने हैं दरअसल जो खास तौर पर ईरान के प्रॉक्सीज के हैं, वहाँ पर बड़ा हमला हो सकता है या फिर हिजबुल्लाह के किसी बड़े नेता को टारगेट करने या फिर सिनेवार को मार गिराने की रणनीति पर जो काम करता हुआ इस वक्त हम देखें तो आईडीएफ दिखाई दे रहा है या फिर इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है वो दिखाई दे रही है, उसमें कुछ बड़ी सफलता हो सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा इस वक्त जो डर है वो इस बात को लेकर है कि इजराइल की सेना कुछ ऐसा बड़ा कदम न उठाए जिससे पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट जो है, जो इस वक्त वॉर के मुहाने पर खड़ा है, वो जंग के आगोश में चला जाए, जंग के तूफान में समा जाए। क्योंकि ये भी देखा गया है पूरे 11 महीने की रीडिंग के दौरान कि नेतन्याहू की सत्ता जो खतरे में है, उस खतरे से निकलने के लिए बार बार इस वॉर जोन में जो घी डालने का काम है वो कोई और नहीं बल्कि नेतन्याहू के अपनी रणनीति का भी एक अहम हिस्सा रहा है। यही वजह थी कि हमने देखा कि एक तरफ युद्ध विराम को लेकर बातचीत चल रही थी और इस बातचीत का जो सबसे बड़ा हमास का किरदार था उसको तेहरान में मार गिराया गया उस दिन जबकि ईरान के राष्ट्रपति शपथ ले रहे थे, उस दिन जबकि पूरी दुनिया के प्रतिनिधि वहां पर मौजूद थे। और इससे ये देखा गया कि इजराइल युद्ध विराम के लिए दरअसल पूरी तरह से न संगठित है और ना ही सीरियस है, जिसके कारण ये घटना हुई। इसके बाद हिजबुल्लाह के साथ टकराव, उसके साथ जो पूरे जंग के हालात हैं, ईरान के साथ तनाव, वो भी देखा जा रहा है। और इस बीच हमास जो है वो फिर से एक नया चैलेंज बनकर जिस तरह से आकर खड़ा हो गया है इस वक्त नेतन्याहू के सामने, ये अपने आप में बतलाने के लिए काफ़ी है कि इस वक्त फिर से इजराइल और हमास के बीच का तनाव जो है वो मिडिल ईस्ट पर जंग के तौर पर भारी पड़ सकता है। देखना यह है कि नेतन्याहू अब अगला कदम क्या उठाते हैं। हमास जो है वो जिस तरह का दबाव इस वक्त क्रिएट कर चुका है नेतन्याहू के सामने, क्या उसके आगे नेतन्याहू झुकते हैं, क्योंकि 101 बंधकों की जान खतरे में है और इससे निपटना इस वक्त इजराइल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। तो हमारी पूरी नज़र यहाँ के होने वाले हर घटनाक्रम पर लगी हुई है और हम उससे आपको आने वाले एपिसोड में भी वाकिफ़ कराते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी संजय को दीजिए इजाज़त।